ये ग्रह कक्षा क्रम आप सब देख पा रहे होंगे। हरिओम। हाँ हाँ, निरंतर करेंगे। अब क्लियर है। हरिओम। जी आवाज आ रही है महोदय। जी जी जी। ग्रह कक्षा क्रम जो पुष्पराज जी ने शेयर किया है ना, वो आप सब देख रहे होंगे। जी जी हाँ, इस पर ही सबसे पहले मैं प्रकार से है उसको समझने के लिए मैंने यह आपके साथ साझा किया हुआ है। और इसके लिए वो परिभाषा में सियाराम जी बताया है कि किस प्रकार से जो हमारी भारतीय ज्योतिष है उसमें भी और पाश्चात्य ज्योतिष है उसमें भी, तो जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक दो प्रकार की ग्रह कक्षा प्रणाली है, दो प्रकार ग्रहों का कक्षा क्रम है। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें पृथ्वी केंद्र में है, और हेलियोसेंट्रिक का होता है जिसमें सूर्य केंद्र में है। तो भूकेंद्रिक और सूर्य केंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम होता है। भारतीय ज्योतिष में ज्यादा प्रसिद्धि भूकेंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम की है, उसको ही हम लोग समझते हैं। और इसी कक्षा क्रम के संबंध में गोल परिभाषा में बताते हैं, आवृत्तोयं क्रमाचंद्र बुध शुक्रार्क भूभुआम गोलैर जीवार्की भानांच क्रमादुर्ध्वोर्ध्व संस्थितैः। यह जो पृथ्वी है वो आवृत्त है, किनसे आवृत्त है? ग्रहों से और नक्षत्रों से आवृत्त है। तो जिस प्रकार से ग्रहों से और नक्षत्रों से आवृत्त है उसका क्रम क्या है वह बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले चंद्रमा है। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले पृथ्वी है बीच में काले रंग की, और उसके ऊपर चंद्रमा की कक्षा है। चंद्रमा है पृथ्वी के जस्ट ऊपर में, फिर चंद्रमा के बाद बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद सूर्य है, और सूर्य के बाद भू भुआम, भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी से जो उत्पन्न हुआ है यानी कि मंगल की कक्षा है। गोले, गोले का अर्थ है कि पृथ्वी पर इस गोल में, इस ब्रह्मांड में जीव मतलब बृहस्पति, अर्की आर्की मतलब शनि, अर्कस्यापत्यम आर्की, सूर्य का पुत्र शनि, बृहस्पति के बाद शनि की कक्षा है, और इसके बाद अनंत आकाश में भानांच, भ मतलब नक्षत्र, नक्षत्रों को भह कहते हैं, नक्षत्रों की कक्षाएं सबसे ऊपर हैं, और क्रमादुर्ध्व संस्थित है, ये क्रम से ऊपर ऊपर स्थित हैं, ये बताया गया है। यह भू केंद्रित ग्रहों का कक्षा क्रम है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि सबसे ऊपर नक्षत्रों की कक्षा है। अब नक्षत्र कहते किसको हैं, नक्षत्रों की संख्या क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग पीपीटी के माध्यम से इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि नक्षत्र कितने हैं और किस प्रकार से उनका क्या परिचय है, उनकी आकाशीय स्थिति क्या है, उनका क्या मान है, इन सब चीजों को। तो पीपीटी संभवतः आ गई होगी, आप एक बार पुष्पराज जी वो शेयर करेंगे हमारे साथ। जी महोदय। पीपीटी का पहला जो पृष्ठ है वो शेयर करिएगा। तो नक्षत्र माहेश्वरी के प्रथम इसमें बताते हैं, नक्षत्र माहेश्वरी पुस्तक भी वो शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। उसके प्रथम पटल में नक्षत्रों का सामान्य परिचय दिया हुआ है, तो उसके प्रथम पटल में ही वो बताते हैं वो क्या है, नक्षत्र क्या है। तो कहते हैं न क्षरति न गच्छति इति नक्षत्रम, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो चलते नहीं है, गतिशील नहीं है, वे नक्षत्र हैं। अब है क्या, यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वे समस्त पिंड गतिशील ही है, परंतु सामान्य रूप से आप लोग जो जिन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया है वो इस बात को जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं सामान्य रूप से बता देता हूं कि जब भी हम गति का अध्ययन करते हैं तो गति हमेशा सापेक्ष होता है, किसी न किसी के सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं। जैसे हम कहीं से जा रहे हैं तो हम एक आधार लेते हैं कि हम कहाँ से जा रहे हैं, अगर दूरी का मापन होता है तो भी हम एक आधार लेते हैं कि कहां से कहां तक की दूरी मापी जा रही है। तो गति भी किसी न किसी के सापेक्ष चलती है। तो ग्रहों की गति और नक्षत्रों की गति, जब इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो इसमें ग्रहों की गति की अपेक्षा नक्षत्रों की गति अति सूक्ष्म है।
नक्षत्रों की गति अति सूक्ष्म होने से हम इन दोनों की गति का जब तुलना करते हैं तो नक्षत्रों की गति को स्थिर मानते हैं और ग्रहों को की जो गति है उनका गति तेज होने से ग्रहों को ज्यादा गतिशील होने से ग्रहों को गतिशील मानते हैं। तो न क्षरति न गच्छति इति नक्षत्रम, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो चलते नहीं है, जो गतिशील नहीं है, उनको नक्षत्र कहा जाता है। और ये नक्षत्र की नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति है। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है तत्सापेक्षिका ग्रह गति ही, उसके सापेक्ष ही ग्रह गति है। किसके सापेक्ष ग्रह गति है? नक्षत्रों के सापेक्ष ही ग्रह गति है। अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है, कोई दिल्ली से मथुरा जा रहा है, कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई हम कहाँ पर हैं, तो हम उसको वो व्यक्ति अपना लोकेशन बताएगा कि मैं मथुरा में हूँ, दिल्ली में हूँ, रांची में हूँ, हिमाचल प्रदेश में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, कहीं न कहीं का लोकेशन बताएगा, स्थान का नाम बताएगा। ऐसे ही जब हम ग्रहों के संबंध में पूछते हैं कि सूर्य कहाँ है, अथवा चंद्रमा कहाँ है, अथवा मंगल कहाँ है, तो कहने को तो कह सकता है कोई आकाश में है, पर भैया आकाश में भी कहाँ, जब तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम वहां पहुंचेंगे कैसे? कोई व्यक्ति अगर संकट में हो और वह कहेगा कि हमारी मदद कीजिए, कॉल करके किसी जो सहायता के लिए नंबर दिए हुए होते हैं सरकार के द्वारा, फोन करके कहे, अथवा अपने किसी मित्र को ही कहे कि मेरी सहायता करो, तो उससे यही पूछा जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। जब तक लोकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम पहुंचेंगे कहीं कैसे उस तक? अब कहने को कह दे मैं धरती पर हूं तो पूरे धरती पर खोजते फिरिए उसको। तो इसी प्रकार से यह जो आकाश है अनंत आकाश है। अब कोई कहे कि भाई ग्रह कहाँ है, तो आकाश में कहाँ, उनका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जाना जाएगा? इसलिए उनके सही लोकेशन को समझने के लिए, वास्तविक लोकेशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि उनके पृष्ठ में कौन सा नक्षत्र दिखाई पड़ रहा है, उनका पृष्ठ दृश्य क्या है, पृष्ठ दृश्य में कौन सा नक्षत्र नजर आ रहा है। तो हम बहुत आसानी से अगर हम बता दें कि सूर्य इस समय अनुराधा नक्षत्र में है अथवा विशाखा नक्षत्र में है, तो बहुत आराम से व्यक्ति देख लेगा कि अच्छा विशाखा नक्षत्र तो यहाँ पर नजर आता है, वहां पर देखेगा तो उसको सूर्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से यह सामान्य है। अन्य जो ग्रह हैं, कोई मंगल को देखता हो, कोई शनि को देखता हो, कोई बृहस्पति को देखता हो या उनके बारे में जानना चाहता हो, तो हम नक्षत्रों के माध्यम से ही बताते हैं। जब जन्म कुंडली हम बनाते हैं उसमें जो लिखते हैं ग्रहों की स्थिति, वह भी नक्षत्रों के आधार पर ही उनका लोकेशन, उनकी स्थिति के आकाशीय स्थिति के बारे में हम लोग बताते हैं। अथवा मुहूर्त इत्यादि के ज्ञान के लिए भी जो देखते हैं, उसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि ग्रह जो है किस नक्षत्र के पृष्ठ दृश्य में नजर आ रहा है। अब नक्षत्रों की संख्या कितनी है उसके संबंध में बताते हैं अनंतान। नक्षत्रों की संख्या, जब आकाश ही अनंत है, ब्रह्मांड ही अनंत है, तो नक्षत्र भी अनंत है। तब चौथा सूत्र आता है इसके बाद, क्रांति वृत्त स्थान्यष्टाविंशति वैकोन संख्यकानि नक्षत्राणि। हम लोग जिनको नक्षत्र कहते हैं, हम धरतीवासी जिनको नक्षत्र कहते हैं, वे कितने हैं और वे कहाँ हैं? तो उसके बारे में बताते हैं कि वे 28 हैं। और कहाँ पर हैं? तो क्रांति वृत्त में है। जिस वृत्त में सूर्य हमको पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ नजर आता है, उस वृत्त को क्रांति वृत्त कहते हैं। और उसी क्रांति वृत्त में इन 27 या 28 नक्षत्रों की स्थिति होने से हम लोग 27 या 28 नक्षत्र ही जानते हैं। हाँ पुष्पराज जी, जो तीसरा जो पेज है उसको शेयर कीजिए। अभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पेज है ना, जिसमें कुएं की तरह नजर आ रहा है, हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तो मैंने बताया कि भाई नक्षत्र अनंत है, तो जब नक्षत्र अनंत है तो हम 27 ही क्यों लेते हैं धरतीवासी, या 28 ही क्यों लेते हैं? उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण अपने मन में कल्पना करेंगे। उसमें क्या कल्पना करना है? एक गहरा कुआं है, एक गहरा कुआं आपको दिखाई पड़ रहा है। उस कुआं खाली है, उसमें जल नहीं है। हम किसी माध्यम से उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं और आप सभी लोग कल्पना करके उतरने का प्रयास करिए। जब आप कुएं पर उतर गए हैं, उतरने के बाद चौथे पीपीटी में देख रहे हैं, ऊपर की ओर आकाश की ओर देखिए। कुएं के अंदर तल पर पहुंच करके ऊपर आकाश की ओर देखिए और बताइए कि कितना बड़ा आकाश आप देख सकते हैं। कोई विद्वान जो हमारे साथ जुड़े हों वो बताएं कि कुएं के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें कितना बड़ा आकाश नजर आएगा। तारा के बराबर। कितने के बराबर? तारा या मून के बराबर। जहां चंद्रमा के जितनी बड़ी बराबर। पृथ्वी की परिधि होगी,
उस कुएं के अंदर, कुएं का जो परिधि है ऊपर, उसका कुएं का मुख जो है वो जितना होगा उतना ही बड़ा तो आकाश हम देख पाएंगे, जी उसके आसपास का आकाश नहीं देख पाएंगे। कुएं के बगल में कोई खड़ा हो उसको भी नहीं देख पाएंगे, कुएं के पास वो झांकेगा कोई तभी उसको देख सकते हैं, नहीं तो आसपास पूरे गांव के लोग खड़े हों हम नहीं देख सकते। जब कोई झांकेगा तब वो नजर आएगा, उस परिधि के अंदर, कुएं के परिधि के अंदर कोई आएगा तो हमको नजर आएगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो 27 पृष्ठ दृश्य बनते हैं। कुआं तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी जब घूमती है तो 27 पृष्ठ दृश्य बनते हैं, और हम एक बार में उतना ही आकाश देख पाते हैं जितनी बड़ी इस पृथ्वी की परिधि होती है। तो पृथ्वी की परिधि जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आकाश हमको आकाश में नजर आएगा। पृथ्वी की परिधि, हम पृथ्वी में निवास करते हैं, ऐसे ही जो जीव जिस पिंड में, जिस ग्रह में निवास करेगा वह आकाश का उतना ही परिक्षेत्र देख पाएगा जितनी उस पिंड की या उस ग्रह की परिधि होगी। पृथ्वीवासी होने से हम सभी लोग पृथ्वी के परिधि के बराबर का आकाश देख पाते हैं, और इस परिधि के अंतर्गत 27 नक्षत्र आने की वजह से हम 27 नक्षत्रों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे परिधि के अंदर आते हैं और पृथ्वी के परिक्रमा मार्ग में इनका सीधा लंबकोण बनता है। तो इनकी स्थिति किस प्रकार से है ये आगे छठे पीपीटी में, आगे का पीपीटी शेयर करेंगे, अगला पृष्ठ पुष्पराज जी। तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनंत आकाश में, मैंने ग्रहों के कक्षा क्रम में बताया कि सबसे ऊपर, ग्रहों से भी ऊपर, सबसे ऊपर अनंत आकाश में नक्षत्र हैं। तो वो नक्षत्र जो है इस प्रकार चारों ओर अनंत आकाश में फैले हुए हैं, और उनके सीधे सीधे जब हम कोण बनाएंगे तो वह बिल्कुल पृथ्वी के परिक्रमा मार्ग में बनेगा। तो लंब कोण पृथ्वी के परिक्रमा मार्ग में बनने से ये 27 नक्षत्र हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज्यादा महत्व के हैं। अब इनमें भी धनिष्ठा के पास एक नक्षत्र और है जो, पृथ्वी सीधी तो है नहीं, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी का कुछ भाग उसको स्पर्श कर लेता है, अभिजित नक्षत्र के कुछ भागों को स्पर्श कर लेता है। इसलिए अभिजित नक्षत्र की गणना भी कहीं कहीं पर मुहूर्त प्रकरण में भी अभिजित नक्षत्र की गणना भी नक्षत्रों में की जाती है। तो 27 के अलावा जब अभिजित को भी गणना करते हैं तो 28 नक्षत्र, और अभिजित की गणना न करें तो 27 नक्षत्र, अभिजित सहित 28 और अभिजित के बिना 27, यह नक्षत्रों की स्थिति हम लोग प्रयोग करते हैं और मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि नक्षत्रों की गणितीय स्थिति किस प्रकार से है, नक्षत्रों का गणित किस प्रकार से है, नक्षत्रों का अंशात्मक मान कैसा है। उसके लिए अगला जो पृष्ठ है वो शेयर करें, नक्षत्रों का गणितीय स्वरूप क्या है वह बताते हैं। हाँ, इसके आगे का, इसके जस्ट आगे का। हाँ, तो अब इसको समझने के पहले जो एक अगला सूत्र नक्षत्र माहेश्वरी का है वह भी देखना चाहिए। उसमें बताते हैं पादाश्चत्वारः, 4 पाद हैं सभी नक्षत्रों में, 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्रों में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। सुविधा के दृष्टिकोण से हम 4-4 भागों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनके फलों के बारे में, क्योंकि समस्त रूप से नक्षत्रों को समझना और अलग अलग करके समझना दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। समाज में भी एक डॉक्टर होते हैं जनरल फिजिशियन, जो समस्त शरीर की चिकित्सा करते हैं, सामान्य चिकित्सा करते हैं, और कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो आंख के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ कान के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ नसों के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। तो दोनों प्रकार से अध्ययन करने की परंपरा है सभी शास्त्रों में। तो ज्योतिष शास्त्र में भी नक्षत्रों के जो अध्ययन करने की परंपरा है वो दोनों प्रकार से मिलता है। अश्विनी से लेकर के रेवती तक के जो 27 नक्षत्र हैं उनका सामान्य अध्ययन कर लीजिए, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी इस प्रकार से, और उनको बांट करके सामान्य रूप से 4-4 भाग बांट करके भी अध्ययन कर सकते हैं। उससे छोटा बंटवारा भी होता है, किस प्रकार से होता है उसको हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो यह जो नक्षत्र हैं अश्विनी से लेकर के रेवती तक, ये वृत्ताकार पथ में है, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमा मार्ग है वो वृत्ताकार है, और आप सभी लोग जानते होंगे। इसके एक पीछे का पेज शेयर करिए पुष्पराज जी, एक पहले का। हाँ, ये तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि जो वृत्त है, वृत्त का अंशात्मक मान
360 अंश होता है। यह सामान्य बात है और यह आप सभी लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। जो सामान्य रेखा होती है, कहीं भी हम लोग एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं, तो उस रेखा का मान होता है 180 डिग्री। कोई भी रेखा 180 डिग्री की होती है और कोई भी वृत्त 360 डिग्री का होता है। और त्रिकोण भी अगर हम जो बनाते हैं, वह त्रिकोण के भी तीनों कोणों का योग करेंगे तो वो भी 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो त्रिकोण के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। बिल्कुल हम जो रेखा खींचते हैं, रेखा का महोदय आवाज कट कट रहा है। महोदय ध्वनि सम्यक्तया न आगच्छति। योग महोदय ध्वनि नहीं आ रही है। महोदय के पास मुझे लगता है वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, जिस कारण से उनकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही है। उनको भी शायद कट के आ रही है आवाज़। हम यहाँ से बीच में कुछ बोल रहे हैं महोदय तो लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए। हाँ, वो जुड़ जाएंगे अभी वापिस वो। ये विषय तो हमने भी देखिए पहले, ये हमने भी देखा था। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे वो महोदय जो कहना चाह रहे थे हमारे साथ कि यहाँ पे जो ये जो क्रांति वृत्त में जिसमें सूर्य जो घूमता है, तो वो 360 डिग्री का वो पूरा जो अभी एक हमने वृत्त देखा था, जिसमें पृथ्वी के चारों तरफ जो नक्षत्रों का महोदय बता रहे थे कि चारों तरफ जो नक्षत्र है, तो महोदय जुड़ चुके हैं हमारे साथ वापिस, सभी वो बोलेंगे। हरिओम। जी जी महोदय कहिए। हरिओम। जी महोदय आवाज आ रही है, बोलिए आप। हरिओम। आप पुनः, जी आपकी आवाज मेरी आ आवाज रही आ है, आप रही है? बोलिए। जी जी अब आ रही है, जी बोलिए। जी। 360 अंशों की है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है कि यह नक्षत्रों का वृत्त है, अश्विनी से लेकर के रेवती तक, इसको हम लोग भ चक्र कहते हैं। पहले ही मैंने बताया था, भ मतलब नक्षत्र और चक्र मतलब मंडल, जो वृत्त होता है उसको भी चक्र कहा जाता है। तो नक्षत्रों का अब हम
महोदय आवाज नहीं आ रही है। ब्रजेश महोदय आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में, बार बार कभी आ जाती है और कभी कट जाती है फिर से। ब्रजेश महोदय आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? हरिओम। महोदय, ये जो है 13 अंश 20 क्या है? भागा 4। उनकी आवाज लगता है लगातार कट रही है, वहां पे नेटवर्क का इशू है मुझे लगता है, पर वहां नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो रही है। तो महोदय यहाँ पे दिल्ली में देखिए नहीं ये है क्या? जो महोदय बता रहे थे, ये मैंने आपसे कहा था कि अभी शायद दिल्ली में ही थे, तो अभी वहीं पे है कि नहीं वो मुझे नहीं ज्ञात है, बट अभी कहाँ पे है वो इस वक्त। तो चलिए हम कक्षा को आगे लेके चलते हैं, जब तक वो वापिस आते हैं फिर वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो ये बताया था कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जो नक्षत्र है, इनका जो परिमाण, जो इनका जो एक परिमाण बताया गया है, वो 360 डिग्री से पूरे जो भर चक्र का जो एक परिमाण है, जो भर चक्र हमने पूर्व में भी बात करी थी, उसका जो परिमाण है वो 360 डिग्री है। और उसको उस 360 डिग्री के जो भर चक्र है उस जो है उसको 27 भागों में बांटा गया है। उस पूरे भर चक्र को 27 भागों में बांटा गया है। और उस एक प्रति एक भाग का जो अंश और कलात्मक जो उसका जो मान है, 13 अंश 20 कला। और इसके अलावा अगर कला में बात करें तो 800 कला में इसका, ये कला में बात करें तो 800 कला भी होता है। तो आपको जो ये ध्यान में महोदय, रखना है वो इसमें है एक तेर महोदय, इसमें 13 अंश 20 को भी कला पढ़ेंगे और 800 को भी कला पढ़ेंगे। यही आपका बात भी आवाज समझने कट की रहा है। है अर्पणा जी। जी जी, ये मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए कि 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान है। जो ये भा चक्र, जो भा चक्र बताया ना, तो भा चक्र में एक नक्षत्र का जो मान है वो 13 अंश 20 कला है। उनका कुछ नेटवर्क का इशू है, जियो का वो नेट यूज कर रहे हैं, तो जियो पे आपको पता ही है जियो की समस्या काफी चल रही है। तो चलिए जब तक वो वापस आते हैं तो हम देखते हैं आगे। जो एक नक्षत्र का मान है भर चक्र में 13 अंश 20 कला है। और इसी प्रकार अगर जो एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो 4 चरणों को जब हम उसका उसको और छोटा करें, तो प्रत्येक एक चरण का मान, जब 13 अंश 20 कला को हम 4 से भाग करेंगे तो 3 अंश 20 कला एक चरण का मान आएगा। यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ना क्रांति वृत्त, वो क्रांति वृत्त, उसमें सूर्य जो जिस वृत्त में घूमता है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। तो 13 अंश 20 कला, और प्रत्येक भाग का जो एक 4 जो चरण है उसमें प्रत्येक एक भाग का जो मान है वो 3 अंश 20 कला बताया गया है। और एक नक्षत्र का चरण मान, जी अब जुड़ चुके हैं महोदय, अभी वो बोलेंगे। महोदय आप बोल सकते हैं अभी, आप जुड़े, यहाँ जुड़ तो गए हैं हमारे साथ। ब्रजेश महोदय आवाज आ हेलो, रही है मेरी आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी अब आ रही है महोदय, क्लियर है। हाँ, मैं एक जगह पर आया हूँ जहाँ वो अभी मतलब उसके नीचे, हालांकि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या कभी होती नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली में नेटवर्क उसका काम चल रहा है 5G का, इस वजह से बीच में कभी कभी लोग परेशान करते रहते हैं अपने।
जी जी, हो सकता है। एक नक्षत्र का मान हम जानने का प्रयास नक्षत्रों का मान कला में पूछा जाए का मान 13 अंश 20 कला है, तो नक्षत्र के होगा 3 अंश 20 कला। यह एक नक्षत्र के एक का भोग करने, भाई कोई ना कोई ग्रह तो किसी न किसी नक्षत्र में है, और नक्षत्र आकाश में हमेशा विद्यमान भी है। फिर ऐसा कैसे कि कोई अश्विनी में जन्म ले रहा है, कोई भरणी में जन्म ले रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे चित्त पर, हमारे शरीर पर, मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो वह है, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा का विशेष महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त है। चाहे यात्रा का प्रकरण हो, या जन्म का प्रकरण हो, या विवाह का प्रकरण हो, चंद्रमा विशिष्ट रूप से देखना है। अन्य को कम भी देखें या कुछ कमी भी करें, पर चंद्रमा में कोई कमी नहीं कर सकते। तो जो हम जन्म नक्षत्र बनाते हैं, वह जन्म नक्षत्र वास्तव में चंद्रमा का नक्षत्र होता है, कि चंद्रमा उस दिन उस नक्षत्र में है। कोई कहे कि मेरा जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, तो इसका अर्थ यही है कि जिस दिन इसका बालक का जन्म हुआ था, उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र के सामने नजर आ रहे थे। यही इस बात का अर्थ है। ये अगले पीपीटी के अगले पेज में समझाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से नक्षत्रों के जो 4 चरण हैं, उन चारों चरणों में इसी प्रकार से राशि भी है। तो कोई कहे कि भाई मेरा सिंह राशि है, तो उसका अर्थ यही हुआ कि जब इस बालक का जन्म हुआ था, तब चंद्रमा सिंह राशि में था। इस प्रकार से समझना चाहिए। जन्म नक्षत्र का अर्थ होता है चंद्रमा का नक्षत्र, जन्म राशि का अर्थ होता है चंद्रमा की राशि। अब जो 27 नक्षत्र हैं, उनको 4 चरणों के आधार पर सभी को अक्षर भी बांटा गया है। चू चे चो ला, यह 4 अक्षर अश्विनी को मिले हुए हैं। ऐसे ही भरणी को ली लू ले लो, यह 4 अक्षर भरणी को मिले हुए हैं। इस पीपीटी में आप सभी नक्षत्रों के चारों चरणों में कौन कौन से अक्षर हैं उसको देख सकते हैं और उसको जान सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, अथवा आपको इंटरनेट पर भी, गूगल पर भी नक्षत्रों के चरणों से संबंधित यह जो जानकारी है, वह आपको प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो सकती है। तो यह नक्षत्रों से के संबंध में जो सबसे सामान्य बात है, उसको हम लोगों ने समझा। अब इसके आगे हम लोग नक्षत्र माहेश्वरी के क्रम से ही जानने का प्रयास करेंगे, अगला क्या उसका सूत्र है और उसमें क्या बताया जा रहा है। तो आगे बता रहे हैं, इसके संबंध में बता चुका हूँ 9वें 10वें सूत्र को। हाँ, इसके बारे में, उत्तराषाढ़ा के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में अभिजित नक्षत्र की स्थिति बनती है। उसके बारे में मैंने बताया था कि पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी स्थित नहीं है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ऐसा होने के कारण जब उत्तराषाढ़ा और श्रवण के पास से गुजरती है, तो उस समय गुजरने के दौरान वह अभिजित नक्षत्र को भी स्पर्श कर लेती है। इसलिए 10वें सूत्र में कहते हैं, उत्तराषाढ़ा श्रवणयोः पंचदशांशा अभिजितः। उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच का जो पंचदशांश है, 15 अंश है, वह 15वां भाग है, वह अभिजित नक्षत्र के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और नक्षत्रों के मान के संबंध में हम लोगों ने किया ही है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है कि एक नक्षत्र का कलात्मक मान कितना होता है, तो 800 कला। एक नक्षत्र का
अंशात्मक मान कितना होता है, 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र का के एक पाद का, नक्षत्र के एक पाद का अंशात्मक मान कितना होता है, 3 अंश 20 कला। इसको कला में बदलना चाहें तो 60 से गुना करके 6 18 180 और 20 200 कला एक नक्षत्र के एक पाद का मान हो जाएगा। तो यह जो सबसे सामान्य जानकारियां हैं नक्षत्रों से संबंधित, वह आज की कक्षा में मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा नक्षत्र माहेश्वरी के प्रथम पटल में और फलित राजेंद्र का जो नक्षत्र प्रकरण है उसमें आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ करके। और जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सब चीजें आती हैं और नक्षत्रों से संबंधित प्रश्न इत्यादि पूछे गए हैं। किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर भी उस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी आपका किसी का कोई प्रश्न है तो वो महोदय जी से आप पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई विषय समझ नहीं आया हो। अब जैसे भी बीच में नेटवर्क का इशू हुआ तो कई जगह पे भी कोई बात समझ आई है और कहीं नहीं आई है, तो वो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। महोदय, पहले जी वाला जो बोलिए। श्लोक पढ़ाए थे, जी आ आविर्तो अयं कर्म, हाँ, वो वाला थोड़ा समझा दीजिए, जो उसमें आप बोले थे जो सोम वह होता है, श्लोक चंद्रमा। यहाँ भेजा गया था आप सबों के बीच में, मैसेज करके मैंने भेजा था अपनी ओर से। वह हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार दोबारा से भेज रहा हूँ, आप उसको देखिए। नहीं महोदय, लिख लिए हैं, उसको अच्छा थोड़ा लिख लिए हैं तो एक बार और समझा समझ दीजिए। लेते हैं, है ना। पहला पद है आवृत्तोयम, अयम आवृत्त, ये मिला हुआ है इसमें। अयम मतलब यह कौन, यह पृथ्वी। आवृत्तो मतलब आवृत्त है, ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है, ग्रहों और नक्षत्रों से ढकी हुई है। उन ग्रहों और नक्षत्रों का क्रम क्या है, कौन कौन पहले है कौन कौन बाद में है, उसको अगले पद में बता रहे हैं। आवृत्तोयम, इसके बाद कहते हैं क्रमात्, क्रम से। आवृत्त है क्रम से, किस क्रम से, तो कहते हैं चंद्र सबसे पहले। धरती के जस्ट ऊपर हम लोगों को क्या नजर आता है, सबसे नजदीक में सूर्य के बाद सबसे बड़ा कोई ग्रह नजर आता होगा, आप लोग देखते होंगे। सूर्य और चंद्रमा दो को तो कम से कम सब लोग पहचानते हैं। इसीलिए जी। जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षं ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिण। वहां सूर्य और चंद्रमा को इसलिए कहा है कि सूर्य और चंद्रमा को तो कम से कम सब लोग पहचानते ही हैं, बाकी को न भी पहचाने तो कम से कम ज्योतिष के नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को तो सब लोग जानते हैं। तो चंद्रमा बड़ा क्यों नजर आता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो आवृत्तोयम, यह आवृत्त है, ढकी हुई है, क्रम से ढकी हुई है। क्रम क्या है, सबसे पहले कौन है, तो कहते हैं चंद्र, सबसे पहले चंद्रमा है। उसके बाद चंद्र के बाद क्या है, बुध, उसके बाद बुध है। फिर चंद्र बुध के बाद शुक्र है। फिर अर्क है, अर्क कहते हैं सूर्य को, वही शुक्रार्क हो गया है वहां पर संधि करके। शुक्र और अर्क इनकी संधि करेंगे तो शुक्रार्क हो जाएगा। अर्क सूर्य भगवान का नाम है। तो आवृत्तोयम आवृत्त है, किस क्रम से आवृत्त है, तो चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर कौन है, बुध है। बुध के ऊपर कौन है, शुक्र है। फिर भू भुआम, उसके ऊपर कौन है, सूर्य के ऊपर कौन है, तो कहते हैं भू भुआम। भू कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी से जो उत्पन्न है, पृथ्वी से उत्पन्न ग्रह है मंगल। तो पृथ्वी से उत्पन्न जो है, भू भुआम का अर्थ पृथ्वी से उत्पन्न यानी कि मंगल। तो सूर्य के बाद सूर्य के ऊपर मंगल की कक्षा है। फिर गोलई ही, इस गोल में, इस ब्रह्मांड में। फिर अगला पद है जीव, जीव कहते हैं बृहस्पति को। ये आप एक बार पूछा भी था कभी, जीव किसका नाम है, उपनाम भी ग्रहों का पूछता है, जानना चाहिए। जीव बृहस्पति का उपनाम है, अन्य नाम है, पर्यायवाची नाम है। जीव मतलब बृहस्पति। बोले जीव के बाद अर्क, आर्की शब्द है, आर्की, अर्कस्यापत्यम आर्की। अर्क यानी सूर्य, और सूर्य का पुत्र शनि, तो शनि को आर्की कहते हैं। इसको संधि कर देंगे जीव और आर्की तो बन जाएगा जीव आर्की। गुरु के बाद शनि की कक्षा है। फिर भानाम, भानाम यानी नक्षत्राणाम, भ मतलब नक्षत्र। भ पद से किसका, भ पद किसका वाचक है, तो नक्षत्रों का वाचक है। और नक्षत्र ही राशियां हैं, इसलिए राशि और नक्षत्र दोनों का वाचक हो जाता है। नक्षत्र और राशि अलग अलग चीज नहीं है, नक्षत्र ही राशियां हैं।
राशि का अर्थ होता है समूह। तो नक्षत्रों के 9 चरणों का समूह बना लेते हैं, उनको राशि कहते हैं। तो नक्षत्र ही राशियां होने से भ शब्द से या भ पद से, भ अक्षर से नक्षत्र और राशि दोनों का ही ग्रहण होता है। तो कोई कहे कि भचक्र में कौन है, तो नक्षत्र भी है, राशियां भी है, नक्षत्र का दिया तो राशियां ही गई। तो सबसे ऊपर में नक्षत्रों की कक्षा है। फिर कहते हैं ऊर्ध्वोर्ध्व संस्थितैः, ऊर्ध्व ऊर्ध्व संस्थितैः। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, फिर से ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर ऊपर स्थित हैं। तो ऊपर ऊपर के क्रम से ही वो लिखा हुआ है कि धरती के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर में बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर में शनि और शनि के ऊपर में नक्षत्र। एक बार दोबारा से पुष्पराज जी वो लगा दीजिए जो हम लोगों ने वो शेयर किया था ना फोटो। हाँ, ये भू केंद्रीय कक्षा क्रम, इसको आप देख सकते हैं और इसकी फोटो भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्रम से, वही जो पुराना शेयर किया था आपने, ग्रहों का जो कक्षा क्रम है। तो यह कक्षा क्रम याद रखना चाहिए। इसको अंग्रेजी में जियो सेंट्रिक प्लानेटरी पोजिशन कहते हैं, हिंदी में भू केंद्रित ग्रह कक्षा क्रम कहते हैं। और कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जो आज की कक्षा से संबंधित हो या अथवा नक्षत्रों से संबंधित हो। अब संभवतः किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आयोजक महोदय को और पुष्पराज जी को, सभी लोगों को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से प्रदान करता हूं। बहुत सौभाग्य था मेरा कि नक्षत्र विषय पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला और छात्रों को कुछ संबोधित करने का अवसर मिला। कुछ व्यवधान आए, वो कहते हैं श्रेयांसी बहुत विघ्नानि भवन्ति। जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ नेटवर्क की कभी कोई समस्या नहीं होती है, पर आज होना था, कुछ इस तरीके से हो गया। इस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और अगली बार जब कभी अवसर मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि और बिल्कुल उससे विषय को प्रस्तुत किया जाए और रखा जाए, इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। जी जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, महोदय हमारे साथ ही हैं। मनीषा जी, सविता जी, श्रेया जी। अन्य किसी को प्रश्न है कोई तो वो पूछ सकता है अभी जी। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे और जो भी आज व्यवधान चलिए रहा बिल्कुल, उसके लिए प्रश्न अगर बाद में भी मन में आता है तो साक्षात जी जो संयोजक हैं इस कार्यशाला के, पुष्पराज जी हैं यहाँ पर संयोजक के रूप में, तो उनसे साक्षात संपर्क आप कर लेंगे और जो संबद्ध रहेंगे अध्यापक, उनसे संदर्भित जो प्रश्न होंगे उनका समाधान करवाया जाएगा। और अंतिम दिन जो जिस दिन संपूर्ति होना है, उस दिन सभी अध्यापक उस दिन भी उपस्थित रहेंगे। तो उस दिन भी आप प्रश्न 5-7 मिनट का सेशन रखा जाएगा, जिसमें कि आप संपूर्ण कार्यशाला के दौरान जो भी जिन्होंने भी अध्यापन किया है, जिन्होंने भी आपको मार्गदर्शन किया है आपके लिए, उनसे संदर्भित जो भी प्रश्न रहे होंगे, उनसे तत्क्षण भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रहेगा, जो पहले से आप अनिवार्यतया प्रश्न भेज दिए रहें, उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। एट ए टाइम आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है? अंतिम दिन वाला जो रहेगा, तो तब तक आप विचार कर सकते हैं, जो कि जो प्रश्न छूटा है, जो और जानना चाहते हैं, इन सबको लेकर के, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा जो कि आज ये नए हमारे लिए तो सब छात्र ही हैं, नए अध्यापक जुड़े, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उपस्थापन किया। और थोड़ा बहुत जो ये विघ्न की बात कर रहे हैं वो सब तो चलता रहता है, क्योंकि जब टेक्निकल कार्य होता है तो इसमें ये सब चलते रहते हैं, उसको उसकी गणना नहीं की जाती है। तो लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से उपस्थापन किया और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जितने भी हैं आप लोगों ने आनंद लिया होगा कक्षा का। क्योंकि देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है और उन बातों को समझना अलग है। तो इसी उम्मीद के साथ ये जो कि आपने आज जो अभी लगभग 40 मिनट, मैं 40 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि बीच स्टार्टिंग में कुछ विघ्न भी रहा था, तो 40 मिनट जो विगत आपने सुना है, उसका आपके लिए वह अनिवार्य रूप से उपादेय आपके लिए रहा होगा। और जो भी समस्या होगी, जिस तरह भी होगी, उनको आगे देखेंगे। तो पुष्पराज बहुत बेहतर तरीके से
इसको संचालित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आगे भी बहुत दायित्व इनको दिया जा सकता है। तो हमने पहले ही कहा है कि जब छात्र जो होते हैं, छात्र जब आपसे आगे बढ़े, जो भी कार्य है, हर कार्य में अपनी प्रतिभा के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुष्पराज ने बहुत ही बेहतर तरीके से इतने दिनों तक ये आप लोग निरंतर देख रहे हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीके से कक्षा को लेकर चल रहे हैं। और मुझे जहां तक सुनने के लिए फीडबैक मिला है वो बहुत ही पॉजिटिव मिला है। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हुआ, और आगे के लिए भी हमने कार्य इनके लिए निर्धारित किया है, जो कि आगे ही दिया जाएगा। और इसके साथ साथ तो आज जी जिनको, महोदय, हाँ, जिनको ज्योतिष की कक्षा बहुत ही अच्छी रही है। हाँ, तो जो आज के जिनको आचार्य के रूप में लाया गया था, भले वो छात्र ही है हमारे लिए, लेकिन उनको बहुत बहुत शुभकामना आगामी जीवन के लिए। और पुष्पराज इनके लिए तो है ही, हम लोग साथ में ही हैं। और इसके साथ साथ जो हिडन आप लोगों के साथ होते हैं, नेपथ्य में जो होते हैं टेक्निकल टीम, उनमें विशेष रूप से मनीष काम करते रहते हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि हम तो बीच बीच में अन्य कार्य भी आ जाता है तो हम डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो निरंतर रहते हैं। तो हम सभी के प्रति एक शुभकामना रखेंगे, आभार व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि सब अपने परिवार के हैं। तो एक शुभकामना व्यक्त करते हुए हम कक्षा को यहीं पर आज विराम देते हैं। फिर कल की कक्षा के बारे में, कल तो वैसे संडे है, लेकिन पुष्पराज जिस तरह भी निर्णय लेंगे उस हिसाब से सूचना मिल जाएगी, उस हिसाब से कक्षाएं होंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। महोदय, सुबह वाली हम्म। कक्षा कल सुबह नहीं कक्षा होगी, कल संडे है तो संडे का एंजॉय करने दीजिए। ठीक है जी, और आज रात 9:30 वाला नहीं, 9:30 वाली जो होगी वो मंडे के बाद हम विचार कर रहे हैं, अभी उसको स्टार्ट नहीं किए हैं। उसमें फर्स्ट पेपर में दूसरा प्रारंभ करना है यूनिट, तो आप लोगों से चर्चा करके तब यूनिट प्रारंभ करेंगे हम। ठीक है, जी चलिए, सर, ठीक लेकिन है। हम लोग को कल वीडियो उपलब्ध करवा दीजिए। कल प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, जी कल हो महोदय, जाएगा, क्योंकि शुभ सब रात्रि महोदय। टेक्निकल टीम भी आपके साथ ही है, तो हो जाएगा, प्रयास करते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये मनीष, रिकॉर्डिंग बंद करके आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।